नमस्कार प्रिय भैयाओं, आज हम कक्षा एकादशी कला वर्ग विषय इतिहास, जिसका अध्याय 3 तीनों महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, जिसका एक प्रकरण है साम्राज्य का आरंभिक काल, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। साम्राज्य के आरंभिक काल के अध्ययन करने से पहले हम उसको निम्न 4 भागों में बांटेंगे। सबसे पहले हम उनका परिचय लेंगे, फिर रोम साम्राज्य की सेना के बारे में पढ़ेंगे, फिर रोम साम्राज्य की काल की विशेष उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे और रोम साम्राज्य के नगरों के बारे में परिचय लेंगे। रोम साम्राज्य का आरंभिक काल, इसको अगर हम शुरू करें तो हम कह सकते हैं कि रोम साम्राज्य को मोटे तौर पर 2 चरणों में बांटा गया है। पहला है पूर्ववर्ती और दूसरा है परवर्ती चरण। दोनों चरणों के बीच तीसरी शताब्दी का समय आता है और उन्हें 2 ऐतिहासिक भागों में विभाजित करता है। कौन सी शताब्दी? तीसरी शताब्दी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि तीसरी शताब्दी का मुख्य भाग तक की संपूर्ण अवधि को पूर्ववर्ती साम्राज्य और इसके बाद की जो अवधि आई, यानी उसको हम क्या कहेंगे? परवर्ती साम्राज्य कहा गया। यानी वापस एक बार हम कहें तो तीसरी शताब्दी के मुख्य भाग तक का जो संपूर्ण समय है उसे पूर्ववर्ती साम्राज्य और उसके बाद की अवधि का जो समय है उसे परवर्ती साम्राज्य कहा गया है। 2 महाशक्तियां तथा उनसे संबंधित साम्राज्यों का एक बड़ा अंतर यह रहा है कि रोम साम्राज्य सांस्कृतिक दृष्टि से ईरान की तुलना में कहीं अधिक विविधतापूर्ण था। विविधता यानी उसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है अंतर देखने को मिलता है। इस अवधि में के दौरान पार्थियाई तथा बाद के सरसानी जो हैं राजवंशों ने ईरान पर शासन किया। जिन लोगों पर शासन हुआ उसमें से अधिकतर लोग कौन से थे? ईरानी थे। इसके विपरीत रोम साम्राज्य ऐसे क्षेत्रों तथा संस्कृतियों का एक मिला जुला रूप है कि मुख्य सरकार की एक साझी प्रणाली द्वारा एक दूसरे के साथ वो क्या हुए थे? जुड़े हुए थे। अगर हम बात करें तो साम्राज्य में अनेक भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन साम्राज्य के प्रयोजन हेतु मुख्य रूप से बोली जाने वाली भाषा जो थी वो लैटिन और यूनानी, ये 2 भाषाएं मुख्य रूप से उनका प्रयोग में लाई जाती थी। ठीक है, लैटिन और यूनानी भाषाएं। इन दोनों भाषाओं के बीच की सीमा रेखा जो थी वो कह सकते हैं कि भूमध्य सागर को चीरती हुई उस पार अफ्रीकी प्रांत जो था उसमें, जिसका नाम था त्रिपोलितानिया, जो कि लैटिन भाषा वाला था, और दूसरा प्रांत जो था जिसमें साइरेनाइका, जिसके अंदर यूनानी भाषा बोली जाती थी। जो लोग साम्राज्य में रहते थे सभी एकमात्र सम्राट, यानी जिसको राजा कहा जाता था, सम्राट कहा जाता था, सम्राट की ही वो प्रजा हुआ करती थी। भाषाएं अलग अलग बोली जा सकती है, लेकिन सम्राट उनका राजा एक ही था, पूरी व्यवस्था चलाने वाला वही था, चाहे वह कहीं भी रहते हो और किसी भी भाषा को बोलते हो। उसके बाद आता है प्रथम सम्राट की अगर बात करें तो उसके बारे में। प्रथम सम्राट जिसका नाम है आंगस्टस ने 27 ईस्वी पूर्व में जो राज्य स्थापित किया उसे प्रिंसपेट कहा जाता है। यद्यपि आंगस्टस एक छत्र शासक और सत्ता का वास्तविक स्रोत था, यानी पूरी व्यवस्था उसके हाथों में थी, तथापि इस कल्पना को उसने जीवित रखा। वह केवल एक प्रमुख नागरिक लैटिन भाषा में जिसको प्रिंसेप कहा जाता था वह था, निरंकुश शासक नहीं था। निरंकुश का मतलब होता है जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई अंकुश ना हो, लेकिन वो एक निरंकुश शासक नहीं था, वो सभी की बातों को सुनता भी था। ऐसा सीनेट को सम्मान प्रदान करने के लिए किया गया। सीनेट वह निकाय हुआ करता था जिसमें उन दिनों में जब रोम एक रिपब्लिकन यानी गणतंत्र था, गणतंत्र यानी जनता के द्वारा किया जाने वाला था होता है गणतंत्र, तो सत्ता पर अपना नियंत्रण था। रोम में सीनेट नामक एक संस्था का अस्तित्व कई शताब्दियों तक रहा, यानी जिस सीनेट के अंदर एक ऐसा भवन जहां सभी लोग अपनी बातों को, अपने जनता के प्रतिनिधि अपनी बातों को रखते थे। सत्ता पर अपना नियंत्रण था और रोम में सीनेट नामक संस्था का अस्तित्व कई शताब्दियों तक रहा। वह एक ऐसी संस्था थी जिसमें कुलीन यानी पैसे वाले, कुलीन व अभिजातीय वर्ग यानी मुख्यतः रोम के धनी परिवारों का प्रतिनिधित्व था, लेकिन आगे चलकर इसमें
इतावली यानी मूलों के जमींदारों को भी इसमें स्थान मिल गया, शामिल किए गए थे। रोम के इतिहास की अधिकांश पुस्तकें जो आज यूनानी व लैटिन में ज़्यादा लिखी मिलती है, इन्हीं लोगों द्वारा लिखी गई थी। इन पुस्तकों से ये स्पष्ट हो जाता है कि सम्राट की परख इस बात से की जा सकती है कि सीनेट के प्रति उनका व्यवहार कैसा था। यानी अगर कोई राजा सीनेट के प्रति अच्छा व्यवहार रखता है, अर्थात वो गणतंत्रात्मक या अपन कह सकते हैं कि निरंकुश शासक नहीं हो सकता। ठीक है। सबसे बुरे सम्राट वे माने जाते थे जो सीनेट के सदस्यों के प्रति कैसा व्यवहार करते थे? शत्रुतापूर्ण। यानी जो अगर राजा शत्रुतापूर्ण व्यवहार करता है तो अर्थात वो निरंकुश शासक था। उनको शक की नज़र से देखते थे। किनको? वो राजा सीनेट के सदस्यों को। फिर उनके साथ क्रूरता और हिंसा करते थे। कई सीनेट गणतंत्र युग में लौटने के लिए तरस रहे थे, लेकिन अधिकतर सीनेटों को यह एहसास जरूर हो गया कि अब यह संभव नहीं है। ठीक है। सम्राट और सीनेट के बाद आरंभिक शासन की एक अन्य प्रमुख संस्था वो थी सेना। फारस साम्राज्य जो है, फारस साम्राज्य के अंदर जो अपन कह सकते हैं कि फारस के साम्राज्य में तो बलात यानी भर्ती वाली सेना थी, लेकिन रोम की सेना एक व्यावसायिक सेना थी जिसमें प्रत्येक सैनिक को क्या दिया जाता था? वेतन दिया जाता था। ठीक है। न्यूनतम 25 वर्ष तक उसको सेवा करनी पड़ती थी। एक वेतनभोगी सेना का होना निसंदेह रोम साम्राज्य के लिए एक बड़ी विशेषता भी थी। रोम साम्राज्य का सबसे बड़ा यानी एकल संगठित निकाय ये सेना ही थी। कहा जाता है कि 4वीं शताब्दी में लगभग 6 लाख सैनिक रोम सेना में सम्मिलित थे। उनके पास निश्चित रूप से सम्राटों का भाग्य निर्धारित करने की शक्ति थी। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि सैनिक जो थे बेहतर वेतन और सेवाओं के लिए लगातार जो हैं आंदोलन करते रहते थे। यदि सैनिक अपने सेनापतियों और यहाँ तक कि सम्राट द्वारा निराशा महसूस करते तो वे आंदोलन और प्राय सैनिक विद्रोह का रूप ले लेती थी। बार बार एक शब्द आया है गणतंत्र, रिपब्लिकन और सीनेट। ये क्या है? यह होता है इस साम्राज्य में गणतंत्र यानी रिपब्लिकन एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें वास्तविक सत्ता सीनेट नामक निकाय में निहित होती थी। सीनेट एक पूरा जो है क्षेत्र होता था, उसके अंदर पूरी व्यवस्था की जाती थी जिसमें प्रतिनिधि अपना भाग लेते थे, निहित होती थी। सीनेट में धनवान परिवारों की एक छोटे से समूह का बोलबाला रहता था जिसमें अभिजातीय, जिसको अभिजातीय कहा जाता था, यानी धनवान वर्ग को अभिजात वर्ग कहा जाता था। व्यवहारिक तौर पर गणतंत्र अभिजात वर्ग की सरकार का शासन सीनेट नामक संस्था के माध्यम से चलता था। गणतंत्र 509 ईस्वी से 27 ईस्वी पूर्व से 27 ईस्वी पूर्व तक चला, लेकिन 27 ईस्वी पूर्व में जूलियस सीजर के दत्तक पुत्र तथा उत्तराधिकारी जिसका नाम था आर्केटिवियन ने उसका तख्ता पलट कर दिया, सत्ता अपने हाथ में ले ली और ऑगस्टिन नाम से रोम का वो सम्राट बन गया, जिसके बारे में हमने आगे पढ़ा है। सीनेट की सदस्यता जीवन भर चलती थी और उसके लिए जन्म की अपेक्षा धन व पद प्रतिष्ठा को अधिक महत्व दिया गया। ठीक है। एक आगे और आएगा जिसका शब्द आएगा बलात् भर्ती वाली सेना। वो होती है जिसमें कुछ वर्गों और समूहों को वयस्क और पुरुषों को अनिवार्य रूप से सेना में सेवा देनी पड़ती है। हमने पढ़ा है कि उनको 25 वर्षों तक न्यूनतम 25 वर्ष तक सेना में सेवा देनी होती थी। हमने सेना के बारे में कुछ बातें पढ़ी है, लेकिन एक बार पुनः जैसा हमने पढ़ा कि उनको 6000 सैनिकों का एक बहुत बड़ी जो है रोम की सेना होती थी, 25 वर्ष तक उनको सेवा देनी ही होती थी। संक्षेप में अगर हम कहें तो सम्राट जो है वो अभिजात वर्ग और सेना साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी हुआ करते थे। एक सम्राट होता था, दूसरा अभिजात वर्ग होता था और तीसरी होती थी सेना। ये तीनों मिलकर सत्ता को चलाते थे। अलग अलग सम्राटों की सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि वे सेना में कितना नियंत्रण रख पाते हैं। जब सेनाएं विभाजित हो जाती थी तो इसका परिणाम सामान्यतः क्या होता था? गृह युद्ध होता था। ऐसे वर्ष यानी जिसको अगर कहें तो 69 ईस्वी में को छोड़कर जब एक के बाद एक कल मिलाकर 4 सम्राट गद्दी पर बैठे तो पहली 2 शताब्दियों में तो कोई गृह युद्ध नहीं हुआ।
अपेक्षाकृत शांति बनी रही। सिंहासन यथासंभव पारिवारिक वंशक्रम के आधारित चलता था, यानी राजा का बेटा ही राजा बनता था। पिता का राज्य पुत्र को ही मिलता था, चाहे वह नैसर्गिक हो या अथवा ग्रहण किया हुआ उत्तराधिकारी या दत्तक पुत्र हो, फिर भी उसको राजा बना दिया जाता था। सेना भी इसी सिद्धांत को पूरी तरीके से मानती थी। अगर हम उदाहरणता लें तो टिबेरियस जो 14 ईस्वी पूर्व से 37 ईस्वी पूर्व तक जिसने शासन किया, जो रोम सम्राटों की लंबी कतारों में दूसरा प्रिंसपेट की स्थापना करने वाला अंगस्टन का अपना पुत्र नहीं था, किंतु सत्ता का सहज परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए अंगस्टन ने उसको क्या लिया था, गोद लिया था। प्रथम दो जो हैं शताब्दियों में अन्य देशों के साथ युद्ध भी बहुत कम हुए। अंगस्टन से टिबेरियस द्वारा प्राप्त किया गया साम्राज्य पहले ही इतना लंबा चौड़ा था कि इसे और अधिक विस्तार करना अनावश्यक प्रतीत होता था। वास्तव में अगर हम बात करें तो अंगस्टन का शासनकाल शांति के लिए याद किया जाता है, क्योंकि इस शांति का आगमन दशकों तक चले आंतरिक संघर्ष और सदियों की सैनिक विजय के पश्चात हुआ है। साम्राज्य का आरंभिक विस्तार में एकमात्र अभियान सम्राट जिसका नाम था त्राजान ने 113 से लगाकर 117 ईस्वी तक चलाया था, जिसके द्वारा उसने फरात नदी के पार के क्षेत्रों पर निरर्थक कब्जा भी कर लिया था, लेकिन उसके उत्तराधिकारी ने वापस आने पर उन इलाके को छोड़ दिया। एक चित्र हमको दिखाई दे रहा है, ये हमें दिखाई दे रहा है, ये नाइमस के पास एक पॉन द गॉड फ्रांस के अंदर है, और यह प्रथम शताब्दी के अंदर सदी के अंदर जो है रोम के इंजीनियरों ने 3 महाद्वीपों के पार से पानी लाने के लिए एक विशाल जल सेतुओं का जो निर्माण किया था उसका चित्र है। इसी काल की एक और विशेष उपलब्धि ये रही कि रोम साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन का क्रमिक रूप से काफ़ी विस्तार हुआ। उसके लिए अनेक आश्रित राज्यों को रोम के प्रांतीय राज्य क्षेत्र में मिला लिया गया था। निकटवर्ती यानी पास के पूर्व के ऐसे राज्यों से यह रोम पूरा भरा पड़ा था, लेकिन दूसरी शताब्दी के आरंभ की वर्षों में, यानी जब दूसरी शताब्दी प्रारंभ हुई, तो कहा जाता है कि राज्य फरात नदी के पश्चिम यानी रोम राज्य के क्षेत्र की ओर बढ़ते रहे। उन्हें भी रोम राज्य ने हड़प लिया। प्रासंगिक तौर पे ये हम कह सकते हैं, ये उल्लेखनीय भी है कि ये राज्य अत्यंत समृद्ध थे। उदाहरण के लिए जैसे अगर एक राज्य का नाम लें तो हेरोड के राज्य में प्रतिवर्ष कहा जाता है कि 54 लाख दिनाइसस का मतलब होता है 1,25 किलोग्राम सोने के बराबर का, यानी दिनाइसस रोम का एक चांदी का सिक्का होता था जिसका लगभग भार होता था 4.5 ग्राम, जो है विशुद्ध यानी शुद्ध चांदी होती थी। वास्तव में इटली के सिवाय जिन शताब्दियों में प्रांत नहीं माना जाता, साम्राज्य के सभी क्षेत्रों प्रांतों में बटे हुए थे, उनसे कर वसूला जाता था। दूसरी शताब्दी में जब रोम अपने चरम उत्कर्ष पर था, तो रोम साम्राज्य स्काउंडलैंड से आर्मेनिया की सीमाओं तक और सहारा से फरात और कभी कभी उससे भी आगे तक फैला हुआ था। यह सच है कि इन दोनों शासन व्यवस्था को चलाने के लिए यथार्थ यानी आज जैसी सरकारें नहीं होती थी। तो फिर हमारे सामने प्रश्न खड़ा होना चाहिए, तो किस प्रकार से व्यवस्था चलती थी? तो उस समय सम्राटों के लिए इतने बड़े चौड़े तरह तरह के इलाकों पर नियंत्रण रख पाना कैसे संभव होता था? तो कैसे होता था? उस समय संपूर्ण साम्राज्य दूर दूर तक और अनेक नगरों में स्थापित था, जिसके माध्यम से समस्त साम्राज्य को नियंत्रण में रखा जाता था। भूमध्य सागरीय के तटों पर स्थापित बड़े शहर जो है केंद्र, जिसमें बड़े शहर का नाम लें तो कॉर्थेज, सिकंदरिया और एंटियोक, ये सबसे बड़े नगर हुआ करते थे। साम्राज्य प्रणाली का मूल आधार थे। इन्हीं शहरों के माध्यम से सरकार प्रांतीय ग्रामीण क्षेत्रों पर कर लगाने में सफल हुई। जिस साम्राज्य का अधिकांश धन संपदा प्राप्त होती थी, इसका अर्थ यह हुआ कि स्थानीय स्तर पर, यानी हम कह सकते हैं कि उस समय साम्राज्य स्थानीय स्तर तक बटा हुआ था। दूसरी और तीसरी शताब्दी के दौरान अधिकतर प्रशासन तथा सैनिक अफसर इन्हीं उच्च प्रांतीय वर्गों में होते थे। इस प्रकार एक नया सम्राट वर्ग जो बनकर जो सामने आया, सम्राट वर्ग का मतलब जो कुलीन वर्ग और मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के बीच का एक वर्ग, जिसको हम मध्यम वर्ग कह सकते हैं, वो बनकर सामने आया, जिसने सीनेट के सदस्यों की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली बने और
क्योंकि उन्हें सम्राट का समर्थन प्राप्त था। जैसे जैसे नया समूह उभर कर आया था, सम्राट, क्या नाम था उनका, गैलेनिस, जिन्होंने 253 से लगाकर 268 तक शासन किया, उन्होंने नए वर्ग को सुदृढ़ बनाया। ऐसा कहा जाता है कि गैलेनिस ने सेनेटरों को सेना में सेवा करना और इस तक पहुंच रखने पर पाबंदी लगा दी, ताकि साम्राज्य का नियंत्रण उनके हाथों में ना चला जाए। अगर हम संक्षेप में बात करें तो हम कह सकते हैं कि पहली शताब्दी के बाद वाले वर्षों में और दूसरी शताब्दी के दौरान, जहां तीसरी शताब्दी का आरंभिक वर्षों में सेना और प्रशासन में आधिकारिक लोग प्रांत में रहने जाने लगे, क्योंकि इन क्षेत्रों के लोगों को नागरिकता मिल चुकी थी जो पहले इटली तक ही सीमित थी। अब ये लोग जो हैं यहाँ के भी निवासी हो चुके थे। सीनेट पर कम से कम तीसरी शताब्दी तक इतावली मूल लोगों का प्रभुत्व बना रहा, लेकिन बाद में प्रांतों के लिए किए गए सेनेटर बहुसंख्यक हो गए। इन प्रवृत्तियों से ये यानी इस प्रकार की गतिविधियों से पता चलता है कि साम्राज्य में राजनीतिक आर्थिक दोनों ही दृष्टि से इटली का क्या होना लग गया था, पतन यानी विनाश होने लग गया था। भूमध्य सागर की अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध और शहरीकृत भागों जैसे स्पेन के दक्षिणी हिस्सों, अफ्रीका और पूर्वी भागों में नए सम्राट वर्गों का जो है उदय हुआ। रोम के संदर्भ में नगर एक ऐसा शहरी केंद्र था जिसमें एक दंड नायक का मतलब होता है न्यायिक अधिकारी, नगर परिषद होती थी, सिटी काउंसलिंग, और अपना एक सुनिश्चित राज्य क्षेत्र था जिसमें उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले कई ग्राम शामिल थे। और कहा जाता है कि इस प्रकार किसी भी शहर का आधिकारिक क्षेत्र में कोई दूसरा शहर नहीं आता था, यानी अपने अपने शहर की पर्टिकुलर संपूर्ण व्यवस्था हुआ करती थी, किंतु उसके तहत कई गांव लगभग हमेशा ही रहते थे। आमतौर पर कहा जाता है कि शाही अनुकंपा का मतलब होता है अर्थात नाराजगी के कारण गांव का दर्जा बढ़ाकर उसे शहरों का दर्जा, और कई बार शहरों के दर्जे को घटाकर गांव का दर्जा भी दे दिया जाता था। किसी शहर में रहने वाला लाभ यही था, बस शहर में रहने वालों को एक फायदा ये था कि कभी उनको खाने की कमी नहीं रहती थी, क्योंकि वहाँ कभी अकाल के दिनों में भी ग्रामीण लोगों के तुलना में बेहतर सुविधाएं उनको वहाँ मिल जाती थी। एक उदाहरण इसमें दिया है डॉक्टर गैलेन के अनुसार रोम शहरों का ग्रामीण क्षेत्रों के साथ बर्ताव कैसा था। तो अगर हम कहें तो कई प्रांतों में लगातार कई वर्षों तक जो है अकाल पड़े। अकाल ने साधारण से साधारण बुद्धिमान वाले आदमी को भी यह बता दिया कि लोग जो है वो कुपोषण यानी पर्याप्त उचित भोजन नहीं मिलना, उसके कारण बीमार हो रहे हैं। शहर में रहने वाले लोगों का फसल कटाई के शीघ्र बाद अगले वर्ष पूरे वर्ष के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न अपने भंडार में भर लेना एक रिवाज था। सारा गेहूं, जौ, सेम, मसूर और दालों का काफ़ी बड़ा हिस्सा जो था वो शहरियों द्वारा ले जाने के बाद कई प्रकार की दालें किसानों के लिए बच गई थी, छोटी मोटी। कहा जाता है कि सदियों के लिए जो कुछ भी बचा था उसे खा पी कर उन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। सदियों मतलब सर्दियों में खत्म कर दिया। उसके पश्चात देहाती लोगों को बसंत ऋतु में अस्वास्थ्य के कारण, यानी उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा था जिससे वह अस्वस्थ हो रहे थे, और अस्वस्थता के कारण ऐसी वस्तुएं उनको खानी पड़ी जो मनुष्य के खाने योग्य नहीं थी, जैसे पेड़ों की टहनियाँ, पत्तियाँ, छालें, जड़ें, झाड़ियाँ, अखाद्य पेड़ पौधे और पत्ते खाकर अपने प्राणों को बचाना पड़ा। ये तो था उनके बारे में। आगे कहा जाता है कि सार्वजनिक स्थान की अगर बात करें, सार्वजनिक संप्रदाय की बात करें, सार्वजनिक क्षेत्रों की बात करें, तो हम कहेंगे कि सार्वजनिक स्नान गृह रोम के शहरी जीवन का एक खास विशेषता हुआ करती थी। और कहा जाता है कि इन ईरानी शासक ने ऐसे स्नान गृहों को ईरान में शुरू करने का प्रयत्न किया था, लेकिन वहाँ के जो कह सकते हैं पुरोहित यानी पंडित वर्ग, ब्राह्मण वर्ग जो था, वो इस बात से काफ़ी क्रोधित हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो कहते थे कि जल एक पवित्र वस्तु है और सार्वजनिक स्नान में उन्हें जल का क्या होता है, अपवित्र कण होता है। अगर मान लीजिए कोई नदी है, तालाब है, इसमें अगर कोई व्यक्ति स्नान करता है तो पूरा जल को क्या कर देता है, अपवित्र। शहरी लोगों को उच्च स्तर के मनोरंजन उपलब्ध थे उस समय। उदाहरण के लिए लें तो एक कैलेंडर में ये बताया गया है कि एक वर्ष में कम से कम 176 दिन किसी न किसी प्रकार के मनोरंजन कार्यक्रम, प्रदर्शन, मेले इस प्रकार के हुआ करते थे। ये जो चित्र आपको दिख रहा है ये रोम छावनी का चित्र है, विंडोनेशिया जिसको आधुनिक स्विट्जरलैंड का एक चित्र है। ये इसमें एक रंगशाला प्रथम शती में बनी हुई है। इसका प्रयोग सैन्यवाद और सैनिकों के मनोरंजन के लिए किया जाता था, एक स्टेडियम के रूप में। नमस्कार, धन्यवाद। ये तो था हमारा जो है दूसरा भाग जिसका नाम है साम्राज्य का आरंभिक काल।
अब कल हम इससे आगे तीसरे भाग के बारे में पढ़ेंगे। अभी स्क्रीन पर कुछ घर कार्य आपको नजर आ रहा है, उसको शुद्ध लेखनी में स्पष्ट रूप से अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। धन्यवाद।